अच्छा देखो बेटे, ये हमें अब चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 2 है, 9th की बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 2 है ये। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ नाम है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बेटे सेल थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें वो है सेल थ्योरी। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है ये, जो आज हम कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था स्किल्डन, एक का नाम था श्वान और एक का नाम था आर वर्चू। स्किल्डन, श्वान, आर वर्चू, ये 3 साइंटिस्टों के नाम है। स्किल्डन, श्वान और आर वर्चू। इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, स्किल्डन, श्वान और आर वर्चू ने। इस सेल थ्योरी में क्या फीचर्स थे, इसके क्या पॉइंट्स इन्होंने कहे थे। पहला पॉइंट जो था इनका वो ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जानदार हैं, या तो वो एक सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर जितने भी जानदार हैं दुनिया में वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल रखने वाले होते हैं। तो 2 तरह के जानदार हैं, एक सेल वाले यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा सेल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात से मुराद ये है कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में, उनको लिविंग थिंग कहने के लिए जरूरी है कि उनमें सेल्स हो। जो भी शेप, साइज, लेंथ, डायमीटर आपको किसी जानदार का नजर आ रहा है, उसकी शक्ल जो नजर आ रही है, उसका कद जो नजर आ रहा है, उसकी चौड़ाई जो नजर आ रही है आपको, वो सेल्स की वजह से है। उस जानदार की बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे काम कौन करा रहा है? सेल करा रहा है। तो सेल बेसिक, बुनियादी स्ट्रक्चरल ढांचा है एंड फंक्शनल, काम करने वाला यूनिट है लाइफ का। इसका मतलब है जरूरी है किसी जानदार को जानदार कहने के लिए कि उसमें सेल्स हो। सेल्स ही उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और फंक्शंस कराते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट सेल थ्योरी का, इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो अपने से पहले वाले जो सेल्स मौजूद होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो टूटते हैं और नए सेल्स फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई जादू हो जाए और कोई सेल वजूद में आ जाए बॉडी में, बल्कि पहले से सेल्स मौजूद होते हैं, वही सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये 3 पोस्टुलेट थे सेल थ्योरी के। इसके अलावा अब जो है ये कुछ बातें हैं एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली बात, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो सेल डिस्कवर हुआ, यानी कि सेल के बारे में जो पता चला, वो थ्रू ऑब्जर्वेशन पता चला। थ्रू ऑब्जर्वेशन सेल के बारे में पता चला, मतलब कोई साइंटिस्ट कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा था, वहां से उसने देखा, उसको पता चला कि भाई सेल होते हैं।
इसके अलावा जो डिस्कवरी है मैग्नीफाइंग ग्लास की, मैग्नीफाइंग ग्लास आपको मालूम है ये वो ग्लास होता है जिससे आप किसी छोटी चीज को देख सकते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन का जो अमल आया, जो ऑब्जर्वेशन शुरू करी इन्होंने, वो कब शुरू करी? जब मैग्नीफाइंग ग्लास बन चुका था उसके बाद ऑब्जर्वेशन शुरू हुई। उसके बाद माइक्रोस्कोप बना 1610 में, गैलीलियो ने बनाया माइक्रोस्कोप ताकि वो देख सके किसी ऐसी चीज को जो आम आंख से नहीं दिख सकती। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने बनाया। ये एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, इससे और छोटी चीजें और बारीक चीजें विजिबल नजर आना शुरू हुई। इसमें उन्होंने लेंसेज लगाए थे। उसके बाद 1931 में एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने एक चीज देखी, स्फेरिकल शेप की एक चीज देखी जिसका नाम रखा न्यूक्लियस, सेल के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद प्लांट सेल के बारे में पता चला। 1838 में स्किल्डन एक साइंटिस्ट था, एक जर्मन बॉटनी पढ़ने वाला इंसान था। उसने कहा कि भाई प्लांट्स होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं? सेल से, स्किल्डन ने कहा। उसके बाद 1939 में श्वान ने कहा कि भाई एनिमल्स होते हैं वो भी मिलके बनते हैं सेल से। और उसने देखा तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस हैं। और ये भी देखा इसने, श्वान ने, कि भाई जितने भी सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तमाम एनिमल्स के सेल में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होती। फिर 1858 में जो आर वर्चू था, रुडोल्फ वर्चू, उसने कहा कि नए सेल्स जितने भी बनते हैं वो अपने से पहले वाले सेल्स के टूटने की वजह से बनते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने कही। इसमें डेट्स हैं और इसमें नाम हैं, ये आपको याद करनी है। ये डिफरेंस है बेटे, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं इनमें जो सोर्स होती है इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेशन कहते हैं रोशनी करने को। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो रोशनी इस्तेमाल होती है वो जो दिखाई दे रही है, जो रोशनी, चाहे वो बल्ब की हो चाहे सूरज की हो, वो इस्तेमाल होती है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो रोशनी इस्तेमाल होती है वो एक बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनको गुजारा जाता है बीम बनाकर, तो चीजें आपको नजर आती हैं, रोशनी आती है वहां पे। लाइट माइक्रोस्कोप में जो ग्लास इस्तेमाल होता है, जो लेंस इस्तेमाल होता है मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी चीज को करीब करके देखने के लिए, वो ग्लास लेंस इस्तेमाल होते हैं, ग्लास के लेंस इस्तेमाल होते हैं। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलके बने। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है, मतलब चीजों को करीब करके देखने की जो सलाहियत है, वो 1000 टाइम्स है, 1000 गुना छोटी चीज को देख सकते हैं आप अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मैग्निफिकेशन पावर जो है ये 25,000 गुना ज्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। मतलब कोई चीज 25,000 गुना छोटी है उस तक को देख सकते हैं आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसका जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं, जो एरिया दिखाई देता है आपको, वो 0.2 माइक्रोमीटर तक का है। ये माइक्रोमीटर यूनिट है लेंथ का। जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें जो चीजें आपको दिखाई देती हैं उसका जो रेजोल्यूशन है
वो 0.2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर भी क्या है? यूनिट है लेंथ का। नैनोमीटर भी यूनिट है लेंथ का। वो ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देती हैं आपको। लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज होती है वो बनती कहां पर है? इंसान की आंख में इमेज बनती है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज है वो फोकस नहीं होती ह्यूमन आई के ऊपर। तो ये डिफरेंसेस थे लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। इसके बाद एक और डिफरेंसेस हैं रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के, माइक्रोस्कोप को ही लेकर। कि रेजोल्यूशन आप किस चीज को कह रहे हैं और मैग्निफिकेशन आप किस चीज को कह रहे हैं। रेजोल्यूशन कहते हैं किसी चीज की कैपेसिटी को, सलाहियत को, कि कैसे आप किसी चीज को अलग अलग करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें करीब करीब रखी हुई हैं, लेकिन आप उन करीब करीब रखी हुई चीजों को अलग अलग करके देख पाए, इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जबकि मैग्निफिकेशन के मायने क्या होते हैं? किसी चीज का साइज बहुत छोटा है लेकिन आपको वो चीज बहुत बड़ी नजर आ रही है, तो किसी बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा करके देखना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। किसी बहुत छोटी चीज को कोई बहुत बड़ा करके देखना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। रेजोल्यूशन जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है किसी मखसूस मैग्निफिकेशन तक। यानी कि रेजोल्यूशन जो है मतलब आपको चीजें नजर आती रहें, जो करीब करीब चीजें रखी हुई हैं वो आपको अलग अलग नजर आए, लेकिन ऐसा आप एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक उसको मैग्नीफाई जब वो हो रही है, जब तक आपको चीजें अलग अलग हुई हुई नजर आ रही होती हैं। इसकी सादा सी मिसाल क्या है? जैसे आप तस्वीर खींचते हैं किसी की, आप अपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींचें और उसको बहुत सारे लोग खड़े हुए हो तस्वीर में, 8-10 लोग खड़े हुए हो, तो जो आप किसी एक पे फोकस कर लें, ये क्या है? रेजोल्यूशन। और फिर आप उसको बड़ा करते रहें, बड़ा करते रहें, साइज किसी एक को मखसूस उसके चेहरे की तरफ देखने के लिए बिलफर्ज, तो आप ये जो चेहरा उसको निकाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप मैग्नीफाई कर रहे हैं। एक वक्त क्या आता है कि मैग्नीफाई करने पे उसके पिक्सल फट जाते हैं, फिर आपको शक्ल नजर ही नहीं आ रही होती। यानी कि रेजोल्यूशन एक हद तक किया जा सकता है, उसके बाद इमेज क्या हो जाती है? फटी फटी नजर आती है, क्लियर नजर नहीं आती। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है ये एक हद तक तो विजिबल होती है, लेकिन अगर आप और मैग्नीफाई करें तो क्या होती है? रेजोल्यूशन फट जाती है, चीज सही तरह से दिखाई देती ही नहीं है। रेजोल्यूशन बेहतर कब होती है? जितने आप दूर से देखें, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी रेजोल्यूशन बेहतर होगी। अब मैग्निफिकेशन कैसे बेहतर होगी? फोकल लेंथ ऑफ लेंस से बेहतर होगी। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ है लेंस की वो बेहतर होगी, उतनी मैग्निफिकेशन इंप्रूव होगी। तो ये रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के डिफरेंसेस हैं। फिर 1935 में एक और माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हुआ था, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1935 में एक और माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये इन्वेंट किया गया था ताकि इंप्रूव कर सकें रेजोल्यूशन की पावर को, और ज्यादा और करीब से देख सकें। और इसमें भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया था लाइट के लिए। बेटे ये जो मैंने अभी कहा ना, नैनोमीटर यूनिट है लेंथ का, जो नैनोमीटर है इससे आप, इसका ये कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। मतलब 1 मीटर का 9वां हिस्सा भी देख सकें आप। इसके बाद बेटे एक और डिफरेंस है इसी चैप्टर में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। एक और डिफरेंस है इस चैप्टर में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये भी सुन लो। प्रोकैरियोट उन तमाम जानदारों को कहते हैं हम
प्रोकैरियोट उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम जिनमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है इस चैप्टर में। प्रोकैरियोट्स उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, ये नहीं होता। किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट्स के सेल में नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड है, न्यूक्लियस में होता है, ये प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर एक चादर सी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होते। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास? इनके पास, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इनके पास गोल्जी बॉडी, इनके पास गोल्जी बॉडी नहीं होती। तो तीन चीजें नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये तीनों चीजें प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है। यूकैरियोट्स के पास ये तीनों चीजें होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है। असल में प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन तमाम स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिन पे दो मेम्ब्रेन्स हो, विच हैव टू मेम्ब्रेन्स, जिनके पास दो मेम्ब्रेन्स हो उनके ऊपर, उनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। और जिन पे सिंगल लेयर हो, जिन पे सिंगल लेयर हो उनको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जिन पे सिंगल लेयर हो उनको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे जो मैंने नाम लिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं खाली। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। यूकैरियोट्स में दोनों तरह के जानदार हैं, एक सेल वाले भी, एक ज्यादा सेल वाले भी। जबकि प्रोकैरियोट्स में खाली एक सेल वाले जानदार हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में। क्रोमोसोम जो होते हैं ये डीएनए को बनाते हैं, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो प्रोकैरियोट्स के पास एक क्रोमोसोम है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इनके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोट्स के पास डिप्लॉइड मतलब दो होते हैं। यूकैरियोट्स के पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉइड मतलब दो।
प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास राइबोसोम्स फ्रीली घूम रहे होते हैं सेल में। प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम फ्रीली सेल में मूव कर रहे हैं, जबकि यूकैरियोट्स के पास राइबोसोम फ्री भी होते हैं और अटैच भी हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम फ्री होते हैं, सेल में मूव कर रहे हैं, जबकि यूकैरियोट्स के पास राइबोसोम फ्री भी हैं और अटैच भी हैं। किसके साथ अटैच हुए हुए? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हुए हुए। प्रोकैरियोट्स के जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तकरीबन 0.5 से लेके 10 नैनोमीटर तक के डायमीटर में। 0.5 से लेके 10 0.5 से लेके 10 नैनोमीटर तक के होते हैं डायमीटर में, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये उनसे बड़े होते हैं। ये 10 से लेके 100 नैनोमीटर तक के होते हैं डायमीटर में। 10 से 100 नैनोमीटर तक के होते हैं डायमीटर में यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड से मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसकी मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें लिक्विड हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोट्स कौन से जानदार हैं दुनिया में? जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, वो कौन से जानदार हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं? बैक्टीरिया जितने भी हैं दुनिया में एंड साइनोबैक्टीरिया जितने भी हैं दुनिया में। ये दो तरह के ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल है। ये दो ग्रुप्स हैं दुनिया में जो प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल है, जबकि यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल इन दोनों को हटाकर दुनिया में जितने जानदार हैं उसमें इंसान भी हैं, उसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें प्लांट्स भी हैं, उसमें फंजाई भी हैं, उसमें एल्गा भी है। ये सब किसकी एग्जाम्पल है? यूकैरियोट्स की। ये सब किसकी एग्जाम्पल है? यूकैरियोट्स की। इसका मतलब है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को हटाकर दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब यूकैरियोट्स हैं। ये इसका डिफरेंस है। स्क्रीन पे तो देखो 4 डिफरेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको 4 से ज्यादा डिफरेंस बताए हैं। सही है बेटे, यहाँ पे हमारी बात पूरी हो गई। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 पूरा हो गया।